नमस्कार भारतवासियों। आज जो सरकार की जो ब्रॉडकास्टिंग बिल लाने वाले हैं उस पर आज सभी पत्रकार एकत्र होकर प्रेस कॉन्फ्रेंस किए। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें देखे गए कि जो आम साधारण आदमी है, मजाक में मान लीजिए कि वह खाना बना रहा है, मजाक में बना लोड कर दिया कि वह सिंघाड़ा ऐसे बनाया जाता है और तब उस पर आक्षेप लग सकता है। लोड करने के पहले कमेटी बनाने की आवश्यकता है। यूट्यूबर को खास करके प्रतिबंध लगाने की, शिकंजा सरकार के कसने की नियम बनाने का फैसला लिया है। बहुत से ऐसे हैं जो सरकार के विरोध में जो गलत चीज़ को गलत कहते हैं, जैसे टीवी न्यूज़ चैनल जो नहीं दिखाते हैं, जो यूट्यूब के प्रेस जो यूट्यूबर हैं वो दिखाते हैं सरकार के विरोध में कि एक गलत काम है, फिर भी सरकार उस पर हस्तक्षेप नहीं करते हैं। उसको कहने का मतलब है कि उसको क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए उस पर सलाह नहीं लेते हैं यूट्यूबर से, अब प्रतिबंध लगाने के लिए तैयारी हैं। ऐसे बात बोलते हैं जैसे सरकार बनावेला तो बिल बना ही देंगे, लेकिन उनको भी जब सरकार बदलेगी तो प्रॉब्लम आएगा। जो भी कानून बना है वो एक दिन ख़त्म होने पर भी प्रॉब्लम आता है तो आता है। इस पर चर्चा किए हैं रवीश कुमार, कई पत्रकार ऐसे महान हैं जो चर्चा किए हैं कि क्या हानि होने वाले हैं क्या नहीं। जो बात मान लीजिए कि सवेरे टहलने जाते हैं, अपना यूट्यूबर पर बनाकर लोड कर देते हैं और ऐसे 10 सब्सक्राइबर भी चलाते हैं या लाइक भी चलाते हैं 10-20 को, वैसे को भी शिकंजा कसा जाएगा। सरकार ऐसा रूल बनाने जा रहे हैं, सभी पर प्रतिबंध लगेंगे, खास करके यूट्यूबर और कमेटी बनाएंगे। मैंने कहने का मतलब कि सरकार जो रोज़गार न दे रहा है वो रोज़गार हम दें, यूट्यूबर दें, बेरोजगारी को हम रोज़गार दें, ऐसा सरकार नियम बनाने जा रहा है। ये बहुत कष्टमय बिल है, देश के लिए घातक है। समझिए कि सरकार मनमौजी कर रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो कर रहे हैं और करते रहेंगे। ऐसा बिल पास हो जाएगा, जो चाहेंगे वो सब करेंगे। ये तो लगता है कि बांग्लादेश में जो आरक्षण के विरोध में हुआ, लगता है भारत में भी आरक्षण तो के विरोध तो खड़ा हुए किया है लोग, लेकिन ये बिल के तहत भी लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे। अब मोदी जी का असर क्या होगा क्या नहीं होगा, कितना हुआ कटिबंध है। एक पुराना कहावत कि मोदी जी जो करते हैं वो कहते नहीं, जो नहीं करते हैं वो कहते हैं। बहुत सी चीज़ें ऐसी बात है जो सरकार प्रतिबंध लगाने के लिए तैयारी है। अब इस पर क्या होगा क्या नहीं होगा, प्रेस कॉन्फ्रेंस में बहुत सी बातें हुई है, बहुत सी चर्चा हुई है। इस पर सुनिए क्या लोग बोले हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस में। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था, उसमें रवीश कुमार, कई पत्रकार महान भाग लिए हैं और सरकार की क्या मंशा है क्या मंशा नहीं है और देश के प्रति क्या है। ऐसे बोले कि विपक्ष को भी इस पर एक्शन लेना चाहिए, विपक्ष इस पर क्या एक्शन लेते हैं क्या करते हैं और सरकार क्या बातचीत करती है। ऐसे रवीश कुमार बोले हैं कि जो नियम लागू कर रहे हैं वो नियम को हम लोग को पढ़ाना चाहिए कि क्या क्या उसमें है, क्या शर्तें हैं, लेकिन यूट्यूबर को वैल्यू नहीं दिया जाता है और नहीं दिखाएंगे। मोदी जी को जो मन में आता है वही करते हैं, मन की बात करते हैं। अब देखिए इस पर चर्चा हुआ है, कई पत्रकार भाग लिए हैं, चर्चा की है, सुनिए। Apprehension of it emerging from not a governance objective but an intent of political control. As I've written in my op-ed in the Hindu, जैसे मैंने हिंदू में अपने op-ed में लिखा है, लोक नीति CSDS जो सर्वे करती है किसी भी इलेक्शन से पहले, जनरल इलेक्शन से पहले, एक प्री पोल होता है और एक पोस्ट पोल सर्वे होता है। उसमें उन्होंने रिस्पोंडेंट से पोस्ट पोल सर्वे में, अगर आप जाके उनकी वेबसाइट पे देखेंगे, उनसे पूछा कि आप अपना न्यूज कहाँ से लेते हैं इलेक्शन के संदर्भ में। तो ज्यादातर रिस्पोंडेंट्स ने ये बोला वो टीवी देखते हैं, पर काफी सिग्निफिकेंट मेजोरिटी लोगों ने ये भी बोला वो यूट्यूब देखते हैं, व्हाट्सएप का इस्तेमाल करते हैं और इंस्टाग्राम का इस्तेमाल करते हैं। तो ये जो सारे तीनों प्लेटफॉर्म हैं वो एक दिन में बहुत बारी देखते हैं, मतलब एक बारी नहीं देखते, बहुत बारी देखते हैं। और इस पे ज्यादातर जो पत्रकार हैं और जो मीडिया हाउसेस अभी ऑपरेट कर रहे हैं वो ऐसे ऑपरेट कर रहे हैं, वो बहुत बारी सब्सक्राइबर सपोर्ट से, व्यूअरशिप से कर रहे हैं। और हमें ये भी देखना चाहिए कि बहुत सारे पत्रकार उधर क्यों ऑपरेट कर रहे हैं, क्योंकि कॉर्पोरेट मीडिया सरकार के दबाव में आई हुई है, रेगुलेशन की वजह से या इश्तिहारों की वजह से दबाव में आई हुई है, उनमें उन्हें जगह नहीं मिलती। ठीक है, अब इलेक्शन के बाद सरकार ने बोला था वो 400 की बहुमत के साथ वापस आएगी, उससे सिर्फ 240 सीटें मिली हैं। और इस बिल पे काम नवंबर 10 को शुरू हो गया था पिछले साल, जिसमें एक जन सुनवाई पब्लिक कंसल्टेशन के लिए एक ड्राफ्ट डाला था पब्लिक में, पर महीने बीते, मीटिंगें हुई, पर उसमें जैसे ऋतु बता रही थी कुछ सिलेक्ट चुनिंदे स्टेक होल्डर्स को बुलाया गया है। और इसमें हमें पता लगा है एक हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट से कि इस बिल जो नवंबर 10 को ब्रॉडकास्टिंग रेगुलेशन सर्विसेज बिल था
उसका दायरा और बढ़ा दिया गया है और केंद्र मंत्रालय जो है मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग का, उसमें और पावर्स दे दी गई है और ये ऐसी पावर्स दे दी गई हैं जो अब डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स को तो लगती ही है, पर किसी भी कंटेंट क्रिएटर पे लगती है। तो जैसे मैंने हिंदू में लिखा था, अगर कोई कुकिंग का चैनल चलाए, और आज जैसे मैंने अपने एक लीगल एनालिसिस में लिखा है, जैसे अगर इंडिया का कोई रैपर वर्ल्ड वाइड फेमस हो जाए, उनको ऐसी कंप्लायंसेस करनी पड़ेंगी कि उनका काम चल ही नहीं सकता, और अगर उनका काम चल सकता है तो सरकार की अनुमति से ही चलेगा, और सरकार की अनुमति किस चीज पे आएगी वो उनकी मर्जी। मैं इन चीजों में कुछ चीजें अभी जोड़ना चाहूंगा। इसमें अगर आप देखें, जो ड्राफ्ट बिल अभी पब्लिक नहीं है, जैसे ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज रेगुलेशन बिल 2024 की एक अनऑफिशियल कॉपी लीक हुई है और काफी लोगों ने अपने यूट्यूब चैनलों में दिखाई है और काफी लोगों ने इस पे लिखा भी है अभी, और ज्यादातर सरकार ने अभी तक इसको डिनाई नहीं किया कि ये प्रोविजन और ये बिल का दायरा ऐसा है। और अगर हम हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्टिंग देखें या इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्टिंग देखें, उन्होंने तो ऑफिशियल सोर्सेज से कंफर्मेशन भी ली है कि ये प्रोविजन है, तो मानते हैं ये प्रोविजन है। चलो आगे बढ़ते हैं। इसमें जो परिभाषाएं दी गई हैं ब्रॉडकास्टर की, उसमें ओटीटी प्रोवाइडर और डिजिटल न्यूज प्लेटफॉर्म्स को अलग तरीके से रखा गया है, पर उन दोनों को ब्रॉडकास्टर माना गया है। हमें समझना पड़ेगा, ये एक तो डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर है जिन्हें रेगुलेट किया जा रहा है एज अ ब्रॉडकास्टर, और दूसरे ओटीटी प्लेटफॉर्म है जो हम ज्यादातर मानते हैं ओटीटी प्लेटफॉर्म, Amazon प्राइम, नेटफ्लिक्स, जो स्ट्रीमिंग करने के लिए हम इस्तेमाल करते हैं, वो तो है ही इस बिल के दायरे में। पर आपका जो फेवरेट कंटेंट क्रिएटर है, तो जो न्यूज और करंट अफेयर्स के बारे में बात भी नहीं कर रहा, तो आपको ये बता रहा है कि आप क्या खाना बनाएं, अपने कैसे एक्सरसाइज करें, या कोई गाना गा रहा है, डांस कर रहा है, उन पे भी ये बिल लागू होता है। और इस बिल की रिक्वायरमेंट कैसी है वो हमें समझने के लिए बहुत ज्यादा नेसेसरी है, क्योंकि ये बड़े बड़े क्रिएटर्स को तो लग ही सकता है, ये छोटे इंडिविजुअल्स पे भी लग सकता है। सोचिए आपने कोई रील डाली, कोई ट्वीट डाली और वो वायरल हो गई, 500-600 शेयर मिल गए, उस दिन आपको शायद ट्रोलिंग तो मिलेगी ही, क्या पता सरकार बोले आपने हमारे साथ रजिस्टर। तो इस पे मैं आता हूँ सबसे पहली रिक्वायरमेंट, सरकार ये चाहती है कि हर ब्रॉडकास्टर उसे बताए कि वो ब्रॉडकास्टर है, और स्पष्ट तरीके से वो एक फॉर्म निकालेगी कि आप क्या क्या चीजें बताएं। किसी मतलब जब ये अगर कानून बन गया, वो एक नोटिफिकेशन निकालेंगे, बताएंगे कि आपको ये बताना पड़ेगा। तो सोचिए कि हर ऑनलाइन क्रिएटर को, बहुत सारे लोग जो मार्जिनलाइज्ड बैकग्राउंड से आते हैं, कास्ट के, जेंडर के, सेक्सुअलिटी के, जो स्यूडोनिमस हैंडल्स रन करते हैं, उनको सरकार को बताना पड़ेगा कि मेरा कानूनी नाम क्या है, मैं कहाँ रहता हूँ। क्या पता सरकार ये भी मांग ले कि आपका आधार नंबर क्या है। और सरकार ने ये भी बोला है कि वो डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ ब्रॉडकास्टर से ये भी बोल सकती है आप हमें पैसे दीजिए रजिस्ट्रेशन। तो सबसे पहली चीज सरकार चाहती है कि आप जाके उनके साथ रजिस्टर करें। अब दूसरी चीज आते हैं जो कंप्लायंसेस की बात कर रहे थे, कंप्लायंस बर्डन की बात कर रहे थे। मेरे हिसाब से इसके अंदर एक ऐसा कंप्लायंस बर्डन बनाया जा रहा है जिसके अंदर सरकार बोल रही है आपको कुछ रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे जो हमारी समझ से कुछ भी हो सकते हैं, और ये रूल्स स्पष्ट तरीके से नहीं लिखे जाते, ये बोले जाते हैं एडजेक्टिव्स के तरीके से, जैसे आयरॉनिकल, गुड टेस्ट। मतलब गुड टेस्ट का मतलब है कि आप कुछ ऐसा प्रोग्राम बनाइए जिससे किसी को कुछ भी आपत्ति ना हो। आज की डेट पे अगर आप कुछ भी इंटरनेट पे डालते हैं, अगर आप ये भी डालते हैं कि मैं बार बार खाने पे आ रहा हूँ, मुझे लग रहा है मुझे भूख लग रही है, चलो आई होप मतलब का खाना चाहिए, ये समोसे कैसे बनते हैं, उस पर भी 10 कमेंट आ जाएंगी और 10 लोगों को आपत्तियां हो जाएंगी। वो बोलते हैं दिस इज लिटरली नॉट इन गुड थिंग। तो एक प्रोग्राम और एडवर्टाइजिंग कोड सरकार का केबल टेलीविजन रूल्स के अंदर पहले ही बनाया हुआ है, पहले ही ऐसी तरीके से इस्तेमाल होता है केबल टेलीविजन ऑपरेटर्स के ऊपर कि सरकार अपनी मनमर्जी से बताती है कि क्या आयरॉनिकल है। आयरॉनिकल का मतलब आप कुछ बोलते हैं जिसका वो मतलब नहीं होता और मजाकिया तरीके से बोलते हैं, एंड दैट इज एक्चुअली अ काइंड ऑफ स्पीच रादर देन कंटेंट रिक्वायरमेंट, बट इट्स प्रोहिबिटेड इन इंडिया। और ये केबल टीवी से लेके पूरे इंटरनेट पे लगाना चाहते हैं और बोल रहे हैं अगर आप इसका पालन नहीं करेंगे तो आप पे पेनल्टीज लग सकती है, और आपको इसका पालन करने के लिए कुछ चीजें और भी करनी पड़ेगी। आपको एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी पड़ेगी, और उन्होंने बोला हुआ है कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स पर लगेगी। याद करिए मैंने शुरू में बोला था परिभाषाएं दो हैं, एक है ओटीटी और दूसरा है डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्ट। तो बोलते हैं कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी न्यूज और करंट अफेयर्स वाले प्रोग्राम्स पे नहीं लगेगी, लाइव इवेंट्स पे नहीं लगेगी। तो मतलब समझने की बात है ना। अब जैसे रितु बोल रही थी,
अगर हमें न्यूज निकालनी है, कोई कमेटी थोड़ी बैठक होगी हर 9 बजे से पहले और बोलेंगे कि आप देखते रहिए। पर इसमें ये भी समझना पड़ेगा हमें, जैसे रवीश जी का चैनल है, वो न्यूज और करंट अफेयर्स की तो बात करते ही हैं, पर जब न्यूयॉर्क गए थे उधर वो ऐसी बातें भी कर रहे थे कि मैं इधर गया, मैं इन लोगों से मिला, लाइव ब्लॉग, तो वो तो न्यूज एंड करंट अफेयर्स में जाएगी नहीं। तो मेरे हिसाब से न्यूज ब्रॉडकास्टर्स भी जो हैं, क्योंकि उनके चैनलों में सारी चीज तो न्यूज एंड करंट अफेयर्स होगी नहीं, उन्हें एक कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी बनानी पड़ेगी। ठीक है जी, आपने कंटेंट इवैल्यूएशन कमेटी भी बना लिया, लोगों को डाल के जो आपके दोस्त हैं वो बेचारे काम भी कर रहे हैं, सर्टिफिकेट भी बना रहे हैं, जैसे मिनिस्ट्री इन्फॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग। आपको और क्या करना है सरकार के साथ? आपको एक ग्रीवेंस ऑफिसर अपॉइंट करना, मतलब आपको डिटेल्स देनी है कि अगर किसी भी व्यक्ति को कोई भी आपत्ति हो कि आपने वो प्रोग्राम कोड नहीं फॉलो किया, आपने समोसे का मजाक कैसे उड़ा दिया, आपने हरी चटनी कैसे बोल दी अच्छी है, सॉल्ट के साथ खाना चाहिए, वो उधर फाइल करेंगे और आपको ऑर्डर देना पड़ेगा। आप हंस रहे हैं, पर मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग के लिए सारे ब्रॉडकास्टर्स को एक ग्रीवेंस कमेटी बनानी पड़ेगी। और तीसरी चीज, फिर इन सारे क्रिएटर्स को और डिजिटल न्यूज ब्रॉडकास्टर्स को एक सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन भी ज्वाइन करनी पड़ेगी, और वही सेल्फ रेगुलेटरी ऑर्गेनाइजेशन आप ज्वाइन कर सकते हैं जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग चाहे। अब आप सोचेंगे अगर आप ये करेंगे नहीं तो क्या दंड हो सकते हैं। तो अगर आप शेड्यूल 1 देखें, इसके अंदर क्रिमिनल ऑफेंसेस एंड पेनल्टीज है, जिसमें सरकार मतलब अगर 1 मिलियन 10,000 1 मिलियन क्रिएटर्स हैं, उसमें से सरकार ही चुनेगी कि किसके अगेंस्ट प्रोसिक्यूशन होगी। तो सोचिए किसे चुनेगी, तो सोचने की बात है ना। So the authorized officer can commence any action for operating an unlicensed broadcasting service, which is a criminal prosecution, with a term of imprisonment up to 2 years, and for repeated violations 5 years. मतलब चैनल तो बंद कर सकते हैं, सेंसर भी डाल सकते हैं, अपॉलॉजी स्क्रॉल भी कर सकते हैं, पर आप पे 2 साल की imprisonment भी हो सकती है शेड्यूल 1 में फॉर ऑपरेटिंग अनलाइसेंस्ड ब्रॉडकास्टिंग सर्विस। We were scared, now we are a little more scared. I'll come back to you because really we need more of these details. Anand, Editor's Guild of India, how are you, how is the Editor's Guild looking at this bill, and have you been able to get into a conversation with the ministry? So I think we've had the similar experience as you have had. We've written to the ministry, asked for a copy of the bill. We haven't gotten any response. When the original bill was circulated in November, we of course submitted a representation highlighting the same points that Amar has already talked about. The subjectivity involved in evaluating a certain content, the 3-tier or a 4-tier mechanism that they have sort of put in place, and of course now they have expanded that to include content creators on the online space, expanded the scope of broadcast services per se. And Apar has already sort of given an overview of the implications of the bill. And one has to, I'm just going to step back and sort of contextualize the overall legal environment that has been put in place in the last 3 to 4 years to regulate content, and how this broadcast bill is one more step in creating a multi-layered legal system to regulate, control, monitor and censor content in the country, which started from the IT Rules 2021, which is the first piece of legislation that they had sort of made as rules under the IT Act, and again they had sort of made those provisions that the 3-tier structure was first introduced in the Rules 2021. Historically, if you look at the governance of media laws, there was the PRP Act that was governing press, printing press. There was of course the Cable and Satellite Television Act. Digital was not under the purview per se, beyond the IT Act. IT Rules 2021 was a step towards regulating the digital space. One of the important things to keep in mind is that all publishers and creators of content, whether they are print or broadcast, all of us are publishing content in the online space. So in a way, the IT rules make sure that whether or not you were part of any regulatory framework, you would now be part of a regulatory framework. Within the 2021 rules, then they came up with any content that is falling foul of any of these exceptions can have a criminal liability. So therefore, the important thing is to keep in mind is the government has created 6 or 7 laws in civil space and in criminal space, where the same piece of content, so let's say Caravan, which was otherwise would have come under only PRP Act, or now the new Press Act, our YouTube channel will come under IT rules, our YouTube channel will come under the Data Act, our YouTube channel will come under the Broadcast Bill, and our YouTube channel will come under the criminal laws. Same piece of content can be targeted under 5 to 6 different legislations. The government has enough handles, 5 different agencies have different handles to start any
any kind of voting against us, if we challenge them under one provision, we get a relief. There is the other provision. So it's like an opposition leader who's been targeted under ED, CBI, IT. You get bail in one, you still have to fight out the other two. You get bail in second, you still have the third one. So this elaborate mechanism has been created, and that's the worrying part. That broadcast bill is just one, and then by the way, there is a Data Act which is also being, Digital India bill which is being put together. When that comes in, as and when that comes in, minister has already said in the last government that they are working on it. I think we have to be worried about this entire elaborate system that is being put. Other than of course जो हम बात कर रहे हैं media censorship, excessive government control, executive control over media, data privacy issues, एक ये भी है livelihood का. There are so many young people across the country in different languages who've been able to use the internet, who've been able to have the internet as very source of livelihood. अब ये बड़ा सवाल तो है ही कि हम ही लोग नहीं हैं, जिले में हजारों लोग और खासकर गृहिणियां ज्यादा हैं जो अपने काम के वक्त के अलावा बहुत तरह से यूट्यूब के कारण रचनात्मक हो रही है, क्रिएटिव हो रही है और वो पैसा भी कमा रही हैं। उसके साथ साथ इस इंडस्ट्री में बहुत सारे नए लोगों को मौका भी मिल रहा है। एक देश में यूट्यूब प्लेटफॉर्म या फिर इंस्टा प्लेटफॉर्म के चलते एक क्रिएटिव एनवायरनमेंट भी बना हुआ है। अगर इस तरह का बिल आया तो अभी तक ये समझा जा रहा था कि हम 4-5 लोग निशाने पर हैं, वो तो हैं, पर अबार की बात सुनकर ये भी लगता है कि हर वो यूट्यूबर, चाहे वो किसी जिले में हो, चाहे वो किसी भी भाषा में हो, या लद्दाख में हो, या कन्याकुमारी में हो, या गुवाहाटी में हो, या अगरतला में हो, वो सब जिनकी संख्या लाखों में है, वो सब इस कानून के दायरे में आ जाएंगे। और सभी के लिए ये संभव नहीं होगा कि ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर आप रखें और कंटेंट इवोल्यूशन कमेटी बनाएं और वो आपके कंटेंट को पहले अप्रूव करें और फिर आप जाकर उसे अपलोड करें या टेक्स्ट को पब्लिश करें। ये संभव नहीं हो पाएगा। तो जाहिर है कि सरकार बनाएगी एक सारे लोगों को डरा कर रखने के लिए, या फिर उसके साथ साथ कुछ लोग लगातार निशाने पर रहेंगे, उनके चैनल को बंद किया जाएगा। इससे एक और असुरक्षा सरकार की तरफ से बढ़ती चली जाएगी कि क्या हमारा चैनल आज बंद होने वाला है, क्या आपका चैनल कल बंद हो जाएगा, आप ये मत बोलो वरना आपका चैनल बंद हो जाएगा। इस तरह का माहौल किसी भी देश के लिए, लोकतांत्रिक देश के लिए अच्छा नहीं, और ये खुद सरकार के लिए अच्छा नहीं। जैसे इस बार बजट पेश हुआ तो न्यूज चैनलों ने नहीं कहा कि एलटीसीजी टैक्स से कितना नुकसान होने वाला है, कोई फायदा नहीं है। कुछ लोगों ने कहा होगा, मगर बात उतनी प्रमुखता से नहीं है। मगर इसी बात को लोगों ने ट्विटर पर लिखा, लगातार लिखा, और विपक्ष ने भी कहा। तो सरकार को भी एक ऑनेस्ट फीडबैक दिया। अगर आप डर का माहौल बनाते चले जाएंगे तो छोटी छोटी बातों से आप कहने से डरेंगे और सरकार को फीडबैक नहीं मिलेगा। अगर सरकार का कोई भी आदमी या रूलिंग पार्टी का कोई भी आदमी कैरवन का अयोध्या पर रिपोर्ट पढ़ लेता, सतर्क हो सकता। इतनी धांधली हो रही है, सागर की रिपोर्ट है, कुछ ठीक कर लेते हैं तो शायद वहां पर आप अपनी हार को बचा भी सकते थे। ये कौन कर रहा है? ये मेन स्ट्रीम मीडिया के लोग नहीं कर रहे। तो ये वो लोग कर रहे थे जो लेगेसी मीडिया में हैं, उस तरह से कर रहे हैं, मगर साइडलाइन हाशिए पर हैं, जो अपने बहुत लिमिटेड रिसोर्स से मैक्सिम चला रहे हैं, अब यूट्यूब भी चला रहे हैं। तो सरकार को ये बात समझना चाहिए कि उसका भी नुकसान उतना ही ज्यादा बड़ा होता चला जाएगा अगर आवाजें बंद हो। दूसरी तरफ हर कंटेंट क्रिएटर को अपार की बात लगने से लगा, चाहे वो फैशन डिजाइनर है, चाहे वो म्यूजिशियन है, चाहे वो कुकिंग करता है, चाहे वो कुछ भी करता है, अपना मॉर्निंग वॉक पे अगर कोई वीडियो बनाता है, वो सब इस निगरानी के दायरे में आ जाए। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का मकसद यही था कि अभी तक जो हम यूट्यूबर जो न्यूज करंट अफेयर से जुड़े हुए लोग हैं, उनके बीच इसकी चर्चा हो रही है। और अब मुझे लगता है कि हर वो यूट्यूबर जिसने अपना एक चैनल बनाया है, कोई माँ बाप भी हो सकता है, जिसने अपने बच्चे के नाम से चैनल बनाया, वो भी उस दायरे में आ सकता है। अगर एक माँ बाप को अपने बच्चे के चैनल के बारे में रजिस्टर कराना पड़ जाए, बहुत तरह के उसकी चिंताएं बढ़ती चली जाए और वो हिम्मत नहीं कर पाएगा, तो वो पूरा एक इकोसिस्टम बोलने का, क्रिएटिव होने का, वो खतरनाक होता चला जाए। और जिस तरह से आप ग्रीवांस रिड्रेसल ऑफिसर की बात कर रहे हैं या फिर कंटेंट इवोल्यूशन कमेटी की बात कर रहे हैं, सरकार को इन सब चीजों पे जवाब देना। अखबार में छप चुका है, इतनी सारी बातें हो चुकी हैं, कई लोगों ने प्रोग्राम किया है, तो अब तक बता देना चाहिए कि क्या ऐसी बात है। सरकार को ये भी बताना चाहिए कि उन्होंने किस स्टेक होल्डर को शेयर किया है। वो जिससे भी शेयर करें, उनका नाम भी पब्लिक होना चाहिए। कोई बिल का ड्राफ्ट प्राइवेटली क्यों शेयर हो रहा है किसी से, वो बताएं, चैनल का नाम लेकर बताएं, अखबार का नाम लेकर बताएं। अगर डीजी पब को दे रहे हैं, दिया नहीं है, डीजी पब ने मांगा है, मेल लिखा है, या आप हमें जवाब दीजिए, हमें ड्राफ्ट दिखाइए, हमें चर्चा में शामिल, हमें आप चर्चा में शामिल क्यों नहीं कर रहे हैं, क्यों नहीं बुला रहे हैं, या हमारी आशंकाएं हम लोग जो अलग अलग प्लेटफॉर्म से जाहिर कर रहे हैं, उनका जवाब आप क्यों नहीं देते? आप क्या करने वाले, हमें ये तो पता चले, वरना हम यही समझते रहेंगे कि ये सारे प्रावधान
जितने कुछ लोगों ने देखा, जिनका सरकार ने अभी खंडन नहीं किया, उसके हिसाब से तो यही लगता है कि हर सरकार को दो काम करना पड़ेगा। हर जिले में यूट्यूबर के लिए जेल बनाना पड़ेगा, एक जेल बनेगी, और हर यूट्यूबर को अपने घर में खाना बनाना पड़ेगा। अजीब स्थिति हो जाएगी। हमारे घर में 5 लोग बैठे रहेंगे हमारे वीडियो को अप्रूवल करने के लिए। हमने अपना वीडियो बना लिया, एक चला गया सब्जी लाने के लिए, या उसके घर में कुछ हो गया और कहा कि हम आज अप्रूव नहीं कर सकते, तो हमारा वीडियो अपलोड नहीं होगा। ये सरकार कैसे इंश्योर करेगी? तो सरकार को ये बिजनेस करना भी है क्या? तो वो ऐसा कानून लेकर आ रही है। जाहिर है कि इसके कुछ पहलुओं को देखकर वो डरावना भी है, वो हास्यास्पद भी है। लेकिन ये पता चल रहा है कि सरकार संवाद का रास्ता इस बिल के बनाने के प्रोसेस में नहीं अपना, व्यापक रास्ता नहीं अपना रही है। इसमें अलग हमें ही शामिल मत कीजिए। आप कोई ऊपरी शो का बहुत बड़ा है, आप उसे भी शामिल कर लीजिए, वरना ये कानून एक बार बनकर आएगा तो ये सबके लिए खतरनाक होता चला जाएगा। और ऐसे कानून दुनिया का इतिहास रहा है, जब भी आए हैं इसमें आपके अधिकारों की कटौती की गई किसी भी तरह की सरकार के तौर पे, वो कभी खत्म नहीं हुई। कानून का अध्ययन करने वाले, कानून के इतिहास का अध्ययन करने वाले आपको बता देंगे वो किसी न किसी मात्रा में रह जाते हैं, उससे आपको मुक्ति मिलेगी। इसलिए दो तरह से डिजिपब ने जो संवाद का तरीका अपनाया है, बहुत ही लोकतांत्रिक तरीका है। हमारी संस्था आपसे बात करना चाहती है, हम सरकार से अपील करते हैं, आपको ड्राफ्ट हमें भी दिखाइए और पब्लिक को भी दिखाइए, और जिसको भी आप उसकी कॉपी दे रहे हैं अलग से उसका नाम हमें बताइए। और जो लाखों यूट्यूबर उन सब को अपनी अपने पॉलिटिकल बायसेस को छोड़ के या जो भी कर रहे हैं इस बिल की तरफ उनका ध्यान आना चाहिए, वरना ये एक वैकल्पिक रोजगार का साधन बना। हम जैसे लोग, जिसे अब कोई मेन स्ट्रीम मीडिया जॉब नहीं दे सकता, और हमारे साथ 7-8 लोग भारत की बेरोजगारी जो सरकार नहीं दूर कर पा रही, थोड़ी मात्रा में हम लोग दूर कर रहे हैं। जो काम प्रधानमंत्री से नहीं हो पा रहा, वो काम हम कर दे रहे हैं अपने छोटे से लेवल। अगर आप हमें बंद करने का रास्ता खोज रहे हैं तो मुझे लगता है कि अंत में आप अपने ही बंद हो जाने का रास्ता बनाते चले जाते हैं। ये अच्छा नहीं है। इसमें विपक्षी दलों को भी आना चाहिए, उन्हें भी गंभीरता से लेना चाहिए, उन्हें भी सरकार से, मंत्रालय से कमेटी बनाकर, शैडो कैबिनेट बनाकर संवाद करने की अपील करनी चाहिए, मांग करनी चाहिए। वरना अगर ये कानून किसी भी रूप में पास होता है, जैसा अभी तक हम लोग पढ़ रहे हैं, और सरकार कोई जवाब नहीं देती, तो ये आशंकाएं भी बनी रही। भले वो सरकार इस सत्र में ड्राफ्ट पेश न करे संसद में, या शीतकालीन सत्र में ना करे, मगर उसके बाद भी करे, लेकिन इतने दिनों तक इस तरह की आशंकाओं में रहना, ये अपने आप में यातना है। बहुत सारे लोग अपना विस्तार नहीं कर पाएंगे, बहुत सारे लोग जो एक दूसरे के साथ पेंशन करना चाहते हैं, इसमें बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ सकती है, ये सारी संभावनाएं खत्म होती जा रही है। आखिरी बात ये कहना है कि ये जो लेगेसी मीडिया है, जो पहले से चला रहा है, वो क्यों शांत? क्या वो अपनी आजादी, क्या वो इन बातों के लिए आशंकित नहीं? क्या वो हमारे लिए चिंतित नहीं कि अगर वो इस दायरे में, इस खित्ते में अगर आवाज दबा दी जाएगी तो रेवोल्यूशन कमेटी थाना खोल देगा हर घर का, कहाँ बिठाएंगे? अपने बैठने के लिए तो जगह नहीं है, तुम 5 लोगों को कहाँ बिठाएंगे हम बताइए? और वो अलग अलग शहर ऑनलाइन में रहेंगे, तो कोई कहेगा आंधी में मेरा पोल गिर गया है, अभी तार नहीं है, तो आपका वीडियो 4 दिन बाद होगा, बीमार पड़ जाएंगे 5 दिन बाद होगा, फिर वो कहेंगे आप मत आलोचना कीजिए, आप पर FIR होगी, हम भी जेल चले जाएंगे, आप भी हमारे घर भी पड़ेंगे। इस तरह से ओपन एंडेड नहीं रखना चाहिए। सरकार को बातचीत के टेबल पर आना चाहिए। रवि, that brings us to a very basic question. एक डेमोक्रेसी में सरकार का मीडिया पे किस हद तक रेगुलेशन होना चाहिए? मतलब रेगुलेशन पर से इन अ डेमोक्रेसी इंडिपेंडेंट मीडिया पे, और ये सवाल मेरा आप सबसे है, रेगुलेशन क्या सेल्फ रेगुलेशन काफी है एक डेमोक्रेसी में? जो न्यूज चैनल हैं उनके लिए सेल्फ रेगुलेशन की व्यवस्था तो है, और आप उनकी भाषा देख लीजिए, उनका कंटेंट देख लीजिए। खुद सरकार को ही लिखना पड़ा था कि उसके खिलाफ वो न्यूक्लियर बटन दबाने वाला एक चैनल बना देता था कि आज वो दबा देगा न्यूक्लियर बटन, तो सरकार को ही नोटिस देना पड़ा था। लेकिन फिर भी उस NBSA से एक प्रक्रिया होती है कि उनको दंडित किया जाता है, वो सेल्फ हो जाता है। लेकिन अगर हम न्यूज चैनल नहीं, हमें ये समझना पड़ेगा कि हम जो ब्रॉडकास्टर आप